लाल किला धमाका और डॉक्टर मॉड्यूल मामले में अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई और चारों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड में और भेज दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वकीलों ने ये दलील दी कि अभी तक ट्रेल ऑफ टेरर एक्टिविटी से लेकर के टेरर फंडिंग, अल-सफ़ा यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अंदर जिस तरह से प्रशासन मिलकर काम कर रहा था और कई जगह जहां जहां ये चारों आरोपी मौजूद थे वहां जाना बचा हुआ है, लिहाजा भी जांच एजेंसी को और समय दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर आदिल की बात करें और इरफान की बात करें, इन चारों आरोपियों को अब 10 दिनों की पुलिस रिमांड यानी एनआईए की कस्टडी में और रहना होगा, जहां कई परत और खुल सकती है, क्योंकि ये जो टेरर नेटवर्क था ये केवल भारत के कुछ राज्य जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार तो टर्की से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए फंडिंग का बड़ा ट्रेल नज़र आता है और साथ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मिली भगत भी। यही वजह है कि अब मेरे पीछे मौजूद पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड और दे दी है एनआईए को। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। एयरबस A320 को लेकर के जिस तरीके से 6000 फ्लाइटें पूरी दुनिया में ग्राउंडेड हुई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि भारत की स्थिति क्या होगी। तो भारत की स्थिति आप यहाँ पर देख लीजिए कि लगभग 550 के आसपास फ्लाइट्स हैं जो डिले होने के चांसेस है। और यहाँ पे एक बार घुमा के हम दिखाना चाहेंगे, घुमा के आप देखिए कि सिर्फ पुणे और फिलहाल चेन्नई 2 फ्लाइटें डिले चल रही है, बाकी फ्लाइटों को लेकर के ज़्यादा समस्या नहीं है। कम से कम ये टर्मिनल 3 यानी इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, IJI एयरपोर्ट की बात करें, तो वहाँ पर यही स्थिति नज़र आ रही है कि फ़्लाइट्स डिले होने का असर कम से कम अभी अपेक्षाकृत कम नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा हो सकता है ये डिले भी बढ़ता हुआ नज़र आए, क्योंकि इंडिगो और एयर इंडिया ये 2 कंपनियाँ हैं जो 500 से ज़्यादा प्लेन्स ऑपरेट करती हैं। अगर एयरबस 320 की बात करें और पूरी दुनिया में इनकी संख्या लगभग 6000 के आसपास है। कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और जो प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में आई है वो उसके एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। सॉफ्टवेयर की उसमें ग्लिच है, तो सॉफ्टवेयर जो है जो कमांड देती है कि उस एयरक्राफ्ट को कैसे बैलेंस करना है। जब तक वो मैनुअल सिस्टम था तो पायलट उस एलिवेटर को कंट्रोल करता था। ये जो मैकेनिज्म है ये जहाज़ की जो डायरेक्शन है और उसकी जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। जैसे ही आप उसको कहीं उसमें मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है तो एयरक्राफ्ट जो है वो नोज डाइव करने लगता है, नीचे की तरफ झुकने लगता है और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में वो एक तरह से जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो उसे पुल डाउन करता है। एयरबस ने जो अपनी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा था ये उसकी वजह से ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो इसलिए वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की तरफ वापस जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, दिल्ली। डॉक्टर मुजम्मिल को एनआईए की टीम लाल किले पर ला सकती है, एक एक जगह पर निशानदेही करा सकती है, क्योंकि लगातार एनआईए की टीम जांच करती हुई नजर आ रही है और तमाम जगह की निशानदेही करा रही है। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल को पहले अल-फलाह विश्वविद्यालय के अंदर में ले जाया गया, जहां पर तमाम निशानदेही की गई। उसके बाद डॉक्टर शाहीन को भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी और खोरी जमालपुर गाँव के अंदर ले जाया गया, जहां पर तमाम निशानदेही इसी प्रकार कराई गई जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ कराई गई थी। हालांकि अब डॉक्टर मुजम्मिल को कभी भी लाल किले पर एनआईए की टीम ला सकती है। लाने के बाद एक यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं उनकी निशानदेही कराई जा सकती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1 साल से ही लगातार डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल इस पूरी जगह की रैकिंग कर रहे थे, चाहे उसके अंदर चांदनी चौक का बाजार हो या लाल किला हो या आसपास की जो मस्जिद वाला सुनहरी इलाका है वहाँ का अगर बात की जाए तो तमाम जगह पर उनकी लगातार 1 साल से रैकिंग जारी थी और वो एक एक रैकी करते हुए अपने आप में डायरी के अंदर भी शायद नोट करते थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। तमाम खुलासे भी डॉक्टर मुजम्मिल की ओर से लगातार एनआईए की टीम के सामने किए जा रहे हैं। देखना यही होगा कि जब लाल किले के सामने डॉक्टर मुजम्मिल को लाया जाएगा और निशानदेही कराई जाएगी तो फिर एनआईए के हाथ और क्या कुछ सबूत लगते हैं और जाँच कहाँ तक पहुँचती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद वसली, दिल्ली।
पाकिस्तान में इस समय इमरान खान को लेकर अनरेस्ट चल रहा है और पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल के बाहर उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अभी भी सस्पेंस है कि इमरान खान जिंदा है या फिर उनको किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है। लेकिन अब इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो अनरेस्ट हो रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की सरकार और साफ तौर पर जो सेना है वो यहाँ पर जो भारत के यहाँ पर बॉर्डर के इलाके हैं साथ ही साथ अलग अलग जगह पर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो कर सकती है। इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI वो कई हमलों को भी अंजाम दे सकती है, जिसके बाद अब बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि BSF यहाँ पर हाई अलर्ट मोड में जो है वो चली गई है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर जो है वो रखी जा रही है। और BSF के पास इस समय कई तरह के इनपुट्स हैं। BSF के पास जो इनपुट है उसके मुताबिक ये जो दूसरी तरफ का आप यहाँ पर एरिया देख रहे हैं, इस तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी तरफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 लॉन्चिंग पैड जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के हैं और LOC के दूसरी तरफ 60 लॉन्चिंग पैड जो है वो पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। और यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अब मिलकर काम कर रही हैं और अपने आतंकियों को उन्होंने इस समय बॉर्डर पर यहाँ पर बिठाया हुआ है और एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पर पाकिस्तान का जो अनरेस्ट हो रहा है उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हाई अलर्ट मोड में चली गई हैं और लगातार चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर जो है वो रखी जा रही है। ड्रोन्स और साथ ही साथ UAVs जो हैं वो भी बॉर्डर से रिकवर किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें जरूर जारी हैं, लेकिन BSF जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है और खास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान में इस समय अनरेस्ट चल रहा है BSF इस समय चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। देश में आपने कई बार अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस को देखा होगा। पुलिस अपने वाहनों से अपराधियों का पीछा करती है, लेकिन विदेशों से जो तस्वीरें आती है उसमें आपने देखा होगा कई बार इस तरह के वीडियो आते हैं कि हवा में से वीडियो बन रहे होते हैं, अपराधियों का पीछा लगता है कोई हेलीकॉप्टर कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसे ड्रोन होते हैं जो कि अगर अपराधी सड़कों पर भाग रहा होता है तो उसका लगातार पीछा करता रहता है। कई किलोमीटर तक उस ड्रोन के जरिए जो वीडियो मिलते हैं कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मियों को, वहां से पीछा करते हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। खुली जगह से इस ड्रोन को उड़ाया जाता है, इस ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से जो टीम बैठी रहती है वो यहाँ से फ्लाई इसको करती है। दूसरी तरफ की आप देखेंगे ड्रोन अब किस तरह से हवा में जाके यहाँ पर रुक गया है। यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है, इसकी बराबर निगरानी की जाती है। डिस्प्ले में देख पाओ कि इसके अंदर जैसे ट्रैकिंग है, अपन किसी भी अपराधी का पीछा कर सकते हैं ट्रैकिंग के जरिए। अच्छा, विजुअलिटी अच्छी है। इससे हम क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, जैसे आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये देखिए नो पार्किंग वगैरह में जो वाहन खड़े हैं, तो एक तो हम इसकी सूचना जरिए अभय कमांड को दे रहे हैं, हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है अभय कमांड में हमारे अधिकारियों के पास। दूसरा, हमें कुछ इलीगल लगता है, कुछ संदिग्ध भगता हुआ दिखता है तो हम जरिए वायरलेस के कंट्रोल रूम में सूचित कर देते हैं। तो ये तस्वीरों में अब देख पाएंगे 40 मिनट के बाद में ये फ्लाई करने के बाद में ड्रोन अब वापस यहाँ पर नीचे वो इसको उतारा जा रहा है। तस्वीरें सारी है जो यहाँ पे इनके पास जो सिस्टम है इस यहाँ भी सेव हो गई है और इसके अलावा जो अभय कमांड सेंटर बना है वहाँ पर भी लाइव तस्वीरें पहुँचती रहती है और वही ड्रोन अब 40 मिनट उड़ने के बाद में यहाँ पर इसको सेफ तरीके से नीचे उतार लिया गया है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जयपुर पुलिस हाईटेक तरीके से अपराधियों को पकड़ने का काम शुरू कर चुकी है। जो अब तक हम देखते थे कि विदेशों में किस तरह से अपराधियों के पीछे ड्रोन भागते हुए उनको पकड़ते हुए दिखाई देते थे, वही कुछ अब जयपुर में भी आने वाले समय में दिखाई देगा। राजस्थान का डाक विभाग एक ऐसी पहल करने जा रहा है कि जो शहर हैं राजस्थान के बड़े शहर, उनकी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, उसको किस तरह से सजो कर रख सके, लोग अपने पास संभाल कर रख सकें, उसको लेकर के कुछ पोस्ट कार्ड जारी किए गए हैं। ये वो 12 पोस्ट कार्ड हैं जो अलग अलग शहरों के नाम से वहाँ के कल्चर को दिखाते हुए, वहाँ की जो सभ्यता है उसको दिखाते हुए जारी किए गए हैं। इसके अंदर कोटा, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर इस तरह के पोस्ट कार्ड पहले जारी किए गए थे और उसके बाद में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बूंदी ये और पोस्ट कार्ड हैं जो कि इनके अंदर वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, वहाँ क्या प्रमुख स्थल हैं, उनको दिखाने की कोशिश की गई है। अगर चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो वहाँ चित्तौड़ फोर्ट, विजय स्तंभ, सांवलिया सेठ का जो मंदिर है उनको इसमें दर्शाया गया है। इसी तरह से सवाई माधोपुर में जो फेमस है रणथंभौर फोर्ट की बात की जाए, टाइगर सेंचुरी की बात की जाए, नेशनल पार्क की बात की जाए या
फिर गणेश टेम्पल, उन सबको इन पोस्ट कार्ड के अंदर दिखाया गया है। इसी तरह से बांसवाड़ा में माँ त्रिपुरा सुंदरी की मंदिर की बात कर ली जाए, दूसरे जो वहाँ माही डैम है उसकी बात कर ली जाए, उनको वहाँ दिखाया गया है। आज जहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तेज़ी से पनप रहे हैं, ईमेल के जरिए लोग अपने संदेश को भेजते हैं, वो वहीं पोस्ट कार्ड लोगों ने लिखना कम कर दिया है। लेकिन सभ्यता को बचा के रखा जा सके, हिस्ट्री को बचा के रखा जा सके, इसी के चलते डाक विभाग ने ये फैसला लिया और इस अलग तरीके से पोस्ट कार्ड जारी किए गए, जिससे कि लोग भेजें और सामने वाले भी इन्हें अपने पास संजो कर रख सकें। और जो इनका कलेक्शन करते हैं वो भी डाक टिकटों के साथ में इनका कलेक्शन अपने कलेक्शन के अंदर बढ़ा सकें, ये प्रयास यहाँ पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का कोई मामला सामने निकल के आया हो, लेकिन ये मामला अपने आप में जुदा और अलग है। दरअसल इसमें अमन खान उर्फ शुभम गोस्वामी लव जिहाद के जाल में फंस गया। बहरहाल अब शुभम गुहार लगा रहा है और घर वापसी की बात कर रहा है। इस पूरे मामले में शुभम ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उसका कहना है कि कर्नाटक में उसे शुभम गोस्वामी से अमन खान बनाया गया, यानी कि धर्म परिवर्तन कराया गया। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने FIR कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। फिर कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया। लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं, काफ़ी दिन। अब उसकी गुहार कितनी रंग लाती है और क्या वाकई शुभम गोस्वामी की घर वापसी हो पाएगी, ये भविष्य तय कर पाएगा। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुए फर्जीवाड़े को लेकर के विजिलेंस की खुली जांच को अनुमति दे दी है। आरोप है कि विश्वविद्यालय में ऐसे पदों पर भी भर्ती कर दी गई है जो पद अस्तित्व में नहीं थे। ऐसे पदों पर पदोन्नति कर दी गई है और ऐसे लोगों की पदोन्नति कर दी गई है जिनकी पदोन्नति नहीं होनी चाहिए थी। अवस्थापना के काम में भी 13 करोड़ के आसपास की अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। तो मुख्यमंत्री ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और विजिलेंस को खुली जांच करने के आदेश दिए हैं और समयबद्ध तरीके से जांच को पूरा करने के आदेश भी दिए हैं और कहा है कि निष्पक्ष तरीके से टाइमलाइन के भीतर जांच पूरी करके शासन को सौंपी जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। गढ़वाल सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की नाराजगी जिला प्रशासन पौड़ी को बहुत महंगी पड़ी और जिस पासपोर्ट ऑफिस को कोटद्वार में अनिल बलूनी ने मंजूरी दिलवाई थी, उसको तहसील परिसर में 2 कमरे ऑफिस रन करने के लिए देने में आनाकानी कर रहे पौड़ी प्रशासन ने आज उस फाइल को मंजूरी दे दी है जो पिछले 15-20 दिन से लटकाई हुई थी। पहले जिला प्रशासन ने 2 कमरे अलॉट किए, फिर अलॉट करने के बाद ये शर्त रखी कि उनको पासपोर्ट ऑफिस किराया देगा। फिर मिनिस्ट्री ने इंडियन पोस्टल विभाग ने वो किराया मंजूर कर दिया। फिर जिला प्रशासन ने ये शर्त रखी कि केवल 11 महीने का किराए का एग्रीमेंट होगा। तो इन्हीं झंझावतों में कई महीने बीत गए और पासपोर्ट ऑफिस मंजूरी के बाद भी खुल नहीं सका था। इसी बीच में जब अनिल बलूनी कोटद्वार के दौरे पर आए और उनसे पत्रकारों ने पूछा तो तब उनकी नाराजगी जाहिर हुई। तो आज कुल मिलाकर के जिला प्रशासन पौड़ी ने तहसील परिसर के भीतर ही 2-3 कमरे पासपोर्ट ऑफिस को रन करने के लिए दे दिए गए हैं। कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस जब रन करने लगेगा खुलने के बाद, तब वहाँ के जो युवा हैं जो भी कारोबारी व्यवसायी हैं जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, तो कोटद्वार में ही वो सुविधा उनको मिलने लगेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन OTS अपडेट करने जा रहा है और इस दौरान आम उपभोक्ताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आज रात 10 बजे से जो प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर हैं, इनकी सेवाओं में कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ तकनीकी दिक्कतें आएंगी। जैसे ये रिचार्ज नहीं किया जा सकते और इसमें किसी तरह की कोई नया बैलेंस नहीं डाला जा सकता। ये प्रक्रिया आज रात 10 बजे से लेकर कल सुबह 12 बजे तक होगी। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन ने तय किया था कि OTS को अपडेट किया जाएगा, तकनीकी तौर पर और मजबूत किया जाएगा। तो ऐसे में जो प्रीपेड मीटर है या प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, उनमें जो भुगतान की व्यवस्था है वो रात में नहीं हो पाएगी, यानी आप अपना जो मीटर है वो रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके
मीटर में बैलेंस कम है तो आपको रात 10 बजे से पहले ही अपने मीटर को रिचार्ज करना होगा ताकि आपकी जो बिजली है वो निर्बाध तरीके से चलती रहे। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने अखबारों में बाकायदे इश्तिहार भी दिए हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसका प्रचार भी कर रहे हैं। मकसद पावर कॉर्पोरेशन का यह है कि OTS अपडेट के दौरान किसी भी तरीके से इन 14 घंटों में उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, निर्बाध रूप से लोगों को बिजली मिलती रहे। लखनऊ से वडल राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। FSDA आयुक्त ने बाकायदे जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि जिन दुकानों के पास लाइसेंस हो वही कोडीन युक्त सिरप बेचे। इसके लिए बाकायदे उन्हें अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक और कोडीन युक्त जो सिरप है वो किसी भी व्यक्ति को ना दिया जाए। इसके लिए डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब पर्चा है बाकायदे मेडिकल स्टोर वाले उसे देखकर ही दे और इसके साथ ही मेडिकल स्टोर को अपने स्टॉक की प्रॉपर एंट्री करनी होगी। कितना माल आया और कितने लोगों को ये कोडीन युक्त सिरप दिया गया, इसकी बाकायदे पूरी तरीके से इसका लेखा जोखा रखना होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोडीन युक्त सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर अभियान चला। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह छापेमारी की गई। कई ऐसे मेडिकल स्टोर थे या कई से सप्लायर थे, व्यापारी थे जिनके पास कोडीन युक्त सिरप मिला, जिसकी कालाबाजारी भी की जा रही थी। उन पर एक्शन हुआ। हालात ये थे कि कोडीन युक्त सिरप उत्तर प्रदेश से बिहार, बंगाल तक जो है वो सप्लाई किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर इस पे एक्शन लिया गया। सरकार इस मामले को बेहद सख्ती के साथ देख रही है। लखनऊ से वडल राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सरकारी जमीनों को अवैध अतिक्रमण से या अवैध कब्जों से खाली कराने का MDDA की कार्रवाई का परिणाम भी सामने आने लगा है। MDDA के सघन अभियान के दौरान 70 एकड़ से ज़्यादा सरकारी लैंड को खाली कराया गया, जिस पर अवैध कब्जे कर लिए गए थे। लोगों ने, भूमाफियाओं ने उन पर अवैध कब्जे कर लिए थे। पिछले दिनों भी दाग पत्थर के पास तकरीबन 100 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया था। DM के आदेश पर वो अभियान चला था। इस समय MDDA लगातार ऐसी सरकारी ज़मीनों को खोजने में और उनको मुक्त कराने में जुटा है जो सरकार की ज़मीन थी और जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। VC MDDA बंशीधर तिवारी का कहना है कि अभी ये अभियान जारी रहेगा। जितनी भी सरकारी ज़मीन है, प्राधिकरण की ज़मीन है, सभी ज़मीनों को मुक्त कराकर सरकार में मर्ज किया जाएगा और सरकार के उपयोग में लाया जाएगा। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके के थापड़ नगर में हिंदू और सिख बाहुल्य आबादी वाले इलाके में एक मकान को विशेष संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने को लेकर विवाद गहरा गया। इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार ने अपना मकान विशेष संप्रदाय को बेचकर अचानक घर खाली कर दिया और किसी अज्ञात स्थान पर चला गया। जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की और इसे सांस्कृतिक परिवर्तन व हिंदुओं के पलायन की साजिश बताया। मामले की गंभीरता बढ़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और तनाव को रोकने के लिए विवादित मकान पर ताला लगवा दिया। इसी दौरान विशेष संप्रदाय का परिवार भी वहां से हट गया। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया और भीड़ को शांत कराया। हालांकि शनिवार सुबह से एक बार फिर विवाद तेज हो गया। हिंदूवादी संगठन के लोग सदर बाजार थाने में धरने पर बैठ गए और बेचे गए मकान में पुनः हिंदू परिवार को बसाने की मांग करने लगे। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं के मकान खरीदे जा रहे हैं, जिससे हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यह मेरठ के थापड़ नगर की सामाजिक संरचना बदलने की कोशिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर स्थिति शांत रखने की अपील की है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। नोएडा में रहने वाली एक महिला को ट्रेडिंग के में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ के रहने वाले साहिब और नीरज नाम के दोनों आरोपी साइबर ठगों को अपने बैंक खाते किराए पर उपलब्ध कराया करते थे और उसकी एवज में 20% कमीशन लिया करते थे। आरोपियों के खिलाफ 22 शिकायतें अलग अलग राज्यों में भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों
दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि जिन साइबर जालसाजों द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर महिला के साथ 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की गई थी, उनकी डिटेल्स, उनके पते के बारे में भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। और दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके बैंक खातों से जुड़ी जो डिटेल है उनको भी खंगाला जा रहा है। अभी तक ये आरोपी करोड़ों रुपए जो ठगी के पैसे थे वो अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा चुके हैं। बैंक खातों में ट्रांसफर कराने के बाद 20% कमीशन लेकर साइबर ठगों तक उस पैसे को पहुंचाया जाता था। जानकारी ये भी सामने आई है कि इस पूरे मामले में हवाला का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। बैंक खातों से कैश में पैसे निकालकर हवाला के जरिए जो साइबर ठग हैं उन तक पहुंचाए जाते थे। फिलहाल इनसे जुड़ी जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द ही संभव मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी को तलब किया था, जिसमें कोर्ट ने ये उनसे पूछा कि दरअसल 2016 में जिस ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया था उसका कंप्लायंस अभी तक क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद एलडीवीसी ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। अगली तारीख पर कोर्ट में लखनऊ विकास प्राधिकरण सभी कार्रवाइयों का लेखा जोखा पेश करेगा। दरअसल मामला खुर्रमनगर का है। 2016 में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था जो पूरी तरीके से अवैध था, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया और बाद में इसके ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया। ध्वस्तीकरण तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया नहीं, बल्कि इसकी सील जो थी उसे खोलकर अवैध निर्माण पूरी तरीके से कर दिया गया। अब इसमें बहुत सारी दुकानें हैं। जब ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई और लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि जो निर्देश हुए हैं उसके कंप्लायंस जल्द से जल्द कराए जाएं। इस समय हम बानसेरा पार्क पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक खास चीज़ का इनॉग्रेशन जो है वो किया गया, यानी कि हॉट एयर बलून जो है आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज हॉट एयर बलून अभी फिलहाल जो है वो काम किया जा रहा है इसको लेकर, और जल्दी ही उड़ान भरेगा आम पब्लिक को लेकर। लगभग 150 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है और लोगों ने टिकट लेना भी अब शुरू कर दिया है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और टिकट भी ले रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो क्योंकि एक समय में 5 लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं और उसके साथ साथ एक पायलट बैठ सकता है। क्या नाम है सर? आई एम दीपक जैन। दीपक जी, आपने पास लिया हुआ है, हमने यहाँ पर देखा है। क्या सोचकर आप जा रहे हैं अभी हॉट एयर बलून? ये नया एक्सपीरियंस लेंगे। हवाई जहाज में तो बैठ चुके बहुत बारी, लेकिन इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेंगे हम। पूरे फैमिली के साथ आए? हम हाँ 3 लोग हैं, फैमिली है हमारी यहाँ जी। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 फीट की ऊंचाई से क्या आप? ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी जगह तो बैलून बहुत हाइट पे जाते हैं, लेकिन ये भी एक नया एक्सपीरियंस है और बाकी पता लगेगा बैठने के बाद, वापस आएंगे तब पता लगेगा असली। तो दिल्ली में पहली बार जो है पहली बार हो रहा है और अच्छी चीज़ें, इसको ज़्यादा हाइट तक बढ़ाएं ये लोग। इसको जो है 150 की जगह 500 फीट तक लेके जाएं, 600 फीट तक लेके जाएं। एडवेंचर और अच्छा हो, एडवेंचर अच्छा हो जाएगा। लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि लगभग 150 फीट की जो है वो ऊंचाई इसकी मैक्सिमम हो सकती है कैपेसिटी। इसके साथ साथ अगर हम बताएं तो अभी जो इसका कॉस्ट रखा गया है वो 2000 रुपये रखा गया है और कुछ दिनों बाद जो है इसको 3000 रुपये कर दिया जाएगा पर हेड, यानी कि 3000 रुपये में आप 150 फीट की ऊंचाई पर जा सकते हैं। और अभी इसका ड्यूरेशन जो है वो 8 से 10 मिनट का रखा गया है, यानी 10 मिनट तक आप हवा में रहेंगे, 150 फीट की ऊंचाई पर रहेंगे और उसके बाद वापस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बताएं तो आने वाले दिनों में जो डीडीए के तमाम पार्क हैं, अभी हम फिलहाल बानसेरा की बात कर रहे हैं जहां पर पहली बार हॉट एयर बलून देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये डीडीए के तमाम पार्कों में आपको इस तरीके से हॉट एयर बलून जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि आप एडवेंचर के लिए अब डीडीए पार्कों में जा सकते हैं जहां पर आपको हॉट एयर बलून देखने को मिलेगा और वहां पर आप 150 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकते हैं और दिल्ली का एक एयर व्यू नजारा देख सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।